So hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटीज की ये बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है सिटीजन्स की ड्यूटी की। हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन है ना, हर इंडियन सिटीजन की क्या फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच आर दी डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी एक तरह से ड्यूटीज है स्टेट की, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर फ्लिप साइड्स ऑफ कॉइन। आज जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ अधिकार मांगते रहो, आपका खुद का कोई कर्तव्य नहीं है। हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल देखें अपने घरों का, कि हम एक हाउस होल्ड में रहते हैं तो हमारे बहुत सारे अधिकार होते हैं, हमारे बहुत सारे हक होते हैं, राइट्स होते हैं, बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ फैमिली। लेकिन फैमिली के टुवर्ड्स हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। सो सिमिलरली स्टेट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली टू अस, है ना, या कंट्री इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा एक संयुक्त परिवार जैसा है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का। तो सिर्फ स्टेट से आप अधिकार नष्ट नहीं मांग सकते, कुछ आपकी भी ड्यूटीज होंगी स्टेट की टुवर्ड्स। वो सारी ड्यूटीज आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर दी हुई है, तो वो पार्ट 4A में है। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी एंड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आप याद रखेंगे। साथ ही ये आर्टिकल आप याद रखेंगे किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A। 51A कैपिटल ए वहां पर लिखा दिख रहा होगा आपको। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की हुई है सारे सिटीजन्स के लिए। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती दौर में नहीं थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ और फोर्स में आया 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो रहा है, और 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे से फोर्स में आ रहा है, लेकिन शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो हम देखें इसका यदि थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने बोरो किया है अर्स्टवाइल यूएसएसआर से। उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। ठीक है, तो बाद में टूटा और टूट के उसके कई हिस्से बने। आज सबसे बड़ा पार्ट जो यूएसएसआर का है वो रशिया है। ठीक है, तो उस समय जो यूएसएसआर था वहां पर सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज दी गई थी, तो वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। शुरुआत में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। जो पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम पर ये सब नहीं था। फिर थोड़ा समय बदला और देश की प्रधानमंत्री बनी नेहरू जी की डॉटर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जब इंदिरा गांधी जी का दौर शुरू हुआ तो उन्हें जरूरत महसूस हुई कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए सिटीजन्स की। ठीक है, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग काम करना शुरू किया। और सबसे पहले 1976 में, ईयर आप याद रखिएगा, इन द ईयर 1976 कांग्रेस पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर
सेट अप सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है, इस कमिटी का नाम आप याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस कमिटी का नाम पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे पूछते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी, तो वो रिलेटेड थी फंडामेंटल ड्यूटीज से। या फिर कई बार उल्टा करके पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सी कमेटी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इंदिरा गांधी जी ने अपॉइंट की, जिसने रिकमेंडेशन दिए, अनुशंसाएं की, सुझाव दिए फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। और इस कमिटी ने कुल जमा 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी, टोटल 8 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन गवर्नमेंट ने कितनी फंडामेंटल राइट्स ऐड की? 10। ठीक है, 2 अपनी तरफ से और ऐड कर दी। कब ऐड की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुई हैं, तो वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई है 1976 में। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बदलाव कर दिए थे हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देना एक इंपॉर्टेंट वो था हमारे 42nd अमेंडमेंट का। ठीक है, तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे। इस कमिटी का नाम याद रखेंगे और इस अमेंडमेंट का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी और यूएसएसआर का नाम आप याद रखोगे, क्योंकि ये तीनों ही बातें प्रिलिमिनरी में अक्सर पूछी जाती हैं। हम कुछ बातें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। नंबर 1, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है ना, ये सिटीजन्स की ड्यूटी है। फॉरेनर्स के लिए इस तरह की ड्यूटीज नहीं है। हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स ऐसी थी कि कुछ सिर्फ सिटीजन्स के लिए थी, कुछ फॉरेनर्स के लिए भी थी, जैसे राइट टू लाइफ। बट फंडामेंटल ड्यूटीज 11 की 11 इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि फॉरेनर्स के लिए। एक बात। दूसरी बात, कुछ इनमें से मॉरल ड्यूटीज है, एथिकल ड्यूटीज आप कह सकते हो, है ना, नैतिक दायित्व, नीति जिनको कहते हैं, है ना, मॉरल ड्यूटीज। कुछ उस तरह की मॉरल ड्यूटीज होती है ना कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अब ये कोई लीगल ड्यूटी तो नहीं है ना कि आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई सूली पर तो नहीं टांग देगा, है ना। या फिर कहा जाता है कि आप अपने टीचर्स की बातें मानो, नहीं मान रहे तो क्या कर लेगा। हाँ, यदि आप उसकी क्लास में नहीं मानोगे तो ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है टीचर, बट इन जनरल कोई आपको जेल तो नहीं डाल सकता। या फिर ये कहा जाता है कि भाई महिलाओं का सम्मान करो, नहीं कर रहे हो तो क्या कर लेगा कोई। हाँ, अब उनके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहा हो तो अब फिर अगेन आपको जेल डाला जा सकता है। तो ये सारी कुछ मॉरल ड्यूटीज होती हैं। उसी तरह की कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, और कुछ आपकी सिविक ड्यूटीज है, नागरिक दायित्व। एक सिटीजन होने के कारण, कंट्री का एक सिविलियन होने के कारण जो ड्यूटीज आप अपनी कंट्री के लिए रखते हो, वो ड्यूटीज की बात कर रहा है ये। उस तरह की 2 तरह की ड्यूटीज की ये बात कर रहा है। कुछ मॉरल ड्यूटीज है और कुछ सिविक ड्यूटीज है। आपकी सिविक ड्यूटीज यानी कि नागरिक अधिकार, यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री, यू शुड render your services when asked to do so, you should protect your country, है ना। ये सारी आपकी सिविक ड्यूटीज है। तो दोनों तरह की ड्यूटीज हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब ये उस तरह की वैल्यूज, उस तरह के मूल्यों को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट रही है। जैसे अपने देश को प्रेम करना, अपनी मिट्टी को प्यार करना हमारा ट्रेडिशन रहा है ना।
अपनी मिट्टी के लिए हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, ये हमारी परंपरा रही है ना। बहुत सारी चीजें हमारी माइथोलॉजी से आती हैं, जैसे नदियों की हम प्रोटेक्शन की बात करें, प्रिजर्वेशन की बात करें, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो नदियों को माता कहकर बुलाया जाता है, माँ गंगा, माँ जमुना, है ना, माता सरयू के तट पर राम जी का जन्म हुआ, माँ नर्मदा, आप जबलपुर या उस बेल्ट के लोगों से बात करें, है ना। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, या पेड़ पौधों की रक्षा करना, है ना, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बरगद के पेड़ की पूजा होती है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सब हमारे ट्रेडिशन का, हमारे माइथोलॉजी का भी हिस्सा है, बहुत सारी बातें, ठीक है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, वो डीपीएसपी की ही तरह नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल यानी कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट अ फ्यू। कुछ अपवादिक परिस्थितियों को आप छोड़ दो, कुछ एक्सेप्शनल ड्यूटीज को छोड़ दो, जैसे रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, ये एक ऐसी ड्यूटी है, ये जस्टिसिएबल है। आप अपने नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करोगे या इंसल्ट करोगे, जेल हो सकती है आपको, या फिर आप मोन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करोगे, हैम्पर करने की कोशिश करोगे, अगेन आपको जेल वेल हो सकती है। या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की ये बात कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो अगेन आप पर एक्शन हो सकता है, कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, पनिशमेंट आपको दे सकती है। या इवन एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो बातें इसमें कही गई हैं, वो आप यदि नहीं करोगे तो आपको जेल वेल हो सकती है ना, पनिशमेंट आपको मिल सकता है। इसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट अगला वाला है, देखिए ये नॉन जस्टिसिएबल है कैसे? डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली नॉन जस्टिसिएबल, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, डायरेक्टली एनफोर्स नहीं हो सकती, लेकिन पार्लियामेंट इनके लिए कानून बना सकता है, सूटेबल लेजिस्लेशन, सूटेबल लॉ, सूटेबल एक्ट्स बनाकर इनको एनफोर्स करा सकता है, ठीक है। जैसे नेशनल फ्लैग की बात हमने की, या नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात हमने की, या जैसे मैंने एनवायरमेंट के लिए कहा था, एनवायरमेंटल रिलेटेड बहुत सारे लेजिस्लेशन है, आप पहुंचाओ हार्म एनवायरमेंट को, हो जाएगी जेल, आपको हो जाएगा आप पर अच्छा वाला फाइन इम्पोज, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के। अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। क्रिटिसिज्म कैसे होता है कि भाई बहुत ही वेग है, बड़ा ही अनक्लियर टाइप की लैंग्वेज फंडामेंटल ड्यूटीज की, जैसे चेरिशिंग दी नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियाज कौन से हैं, किसको मानने, है ना, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपस में उन आइडियाज में भी था, इतने अलग अलग तरह की विचारधाराएं, अलग अलग तरह की फिलॉसफी थी। महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, रिवॉल्यूशनरीज हिंसा से फ्रीडम की बात करते थे, तो हम किस आइडिया को चेरिश करना, क्योंकि दोनों को एक साथ चेरिश करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग है इसका लैंग्वेज, एक ये क्रिटिसिज्म है। ये भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि बड़ा अजीब अजीब से टर्म्स हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर हमें लोगों में बढ़ाना, क्या होता है ये साइंटिफिक टेम्पर, ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या होती है? मतलब मैं तो आर्ट्स स्टूडेंट हूं, नहीं है मुझ में साइंटिफिक अप्रोच, तो कितना ही अजीब सा ये टर्म है, इस तरह से वो क्रिटिसाइज किया जाता है। थर्ड लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म ये नॉन जस्टिसिएबल वाली बात हो जाती है, ठीक। अगेन इसको एक डेकोरेटिव मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया, सिर्फ सजाने के लिए, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी टाइप की बातें आपने लिख तो दी, लेकिन उनका मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है ना। बट एक तरह से है भी, क्योंकि पार्लियामेंट इनको लेकर लॉस बना सकता है और बनाता भी है, या यूं कहें कि जितनी 11 ड्यूटीज है लगभग सभी के लिए अब लेजिस्लेशन अवेलेबल है। सो दिस वाज अ समरी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप
आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। तो देखते हैं 51A क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है, हर नागरिक का ये कर्तव्य है, हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो क्या क्या करे। तो ये सारी बातें वहां दी हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1, टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem। ठीक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे और उस पर स्टिक हो, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको माने, जो आइडियल्स, जो प्रिंसिपल, जो आदर्श, जो सिद्धांत उसमें दिए हुए हैं उनको माने, और जिन इंस्टीट्यूशन को बना रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पार्लियामेंट, जैसे जुडिशरी, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे गवर्नर, जैसे एमपी, जैसे एमएलए, या दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक कैग, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा, ये सारे इंस्टीट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन सारे इंस्टीट्यूशंस को भी रिस्पेक्ट करें, और साथ ही हम रिस्पेक्ट करें अपने तिरंगा झंडा को, नेशनल फ्लैग को। ठीक है, नेशनल फ्लैग से जुड़ी कई सारे फैक्ट आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, कब वो अडॉप्ट किया गया, कैसा उसका फॉर्म होता है एक्सेट्रा। और हमारे नेशनल एंथम को, ठीक है, राष्ट्रगान, ध्यान दीजिए यहाँ पर नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, वंदे मातरम नहीं लिखा है, नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन, विच वाज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उसकी बात कर रहा है। तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियल्स जो हैं, उसके बनाए इंस्टीट्यूशन जो है, नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आप सब पढ़ चुके हो, मैंने ही आपको पढ़ाई थी। तो वो सारे आइडियाज, वो सारे विचार, वो सारे प्रिंसिपल्स जिनसे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हमारा ड्रिवन था, उन सभी को चेरिश करें हम और उनको फॉलो भी करें। गांधी की, सुभाष बोस की, तिलक की, इन सारे लोगों की जो प्रिंसिपल्स थे, जो आइडियल्स थे, उन सारे आइडियल्स को हमें चेरिश भी करना है और उनको फॉलो भी करना है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, thirdly, to hold up and protect the sovereignty, unity and integrity of India। हमें इसको इंटेक्ट रखना है और प्रोटेक्ट करना है, हमेशा इसकी सुरक्षा करनी है, इसको अक्षुण्ण रखना है और सुरक्षित रखना है। किस किस को? नंबर 1 सॉवर्निटी, यह टर्म हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था, है ना। सॉवर्निटी का मतलब होता है द सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पावर है किसके पास है? स्टेट के पास है ना। एंड वी आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, ये होती है सॉवर्निटी। तो सॉवर्निटी को, देश की एकता, यूनिटी, सारे हिंदुस्तानी एक हैं, ठीक है, इस प्रिंसिपल को, और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता, हमारा पूरा देश एक है, अखंड है, उसके टुकड़े टुकड़े ना हो, है ना। बंगाल और महाराष्ट्र अलग अलग हैं, इस तरह की सोच ना रहे। इंटीग्रिटी जो है, अखंडता जो है, उसको हम बचा कर रखें, ये 3 बात कह रहा है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे इनमें से एक टर्म जो है इंटेग्रिटी, ये प्रियम्बल में भी ऐड हुआ था। अगेन द सेम अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट में ये टर्म ऐड किया गया था, इंटेग्रिटी, है ना।
तो इस टर्म पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो हमें इन तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करना है, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यूनिटी यानी कि एकता, और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता, इन तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करना होगा। फोर्थली, टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री की सुरक्षा करना है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी राष्ट्रीय ड्यूटी आपको देनी होगी, नेशनल सर्विस, राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं, ठीक है, देनी पड़ेगी आपको। यदि आपसे कहा जाए कि आप सर्विसेज दो, इसका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। अभी इसी तरह की एक स्थिति चल रही है, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ पैंडेमिक कॉल्ड कोविड-19 या कोरोना, ठीक है, तो जिसमें हमारे सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगे हुए हैं, आउट ऑफ द वे जाकर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, या चाहे डॉक्टर्स हो या दूसरे मेडिकल वर्कर्स हो, वो सब नेशनल सर्विस में लगे हुए हैं ना, ठीक है। तो यदि अदर देन ये 3-4 क्लास ऑफ पीपल जो मैंने बताया, उनके अलावा भी यदि किसी से कहा जाए कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको अपनी सर्विसेज देनी है, तो वो देनी पड़ेगी, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि आपसे ये कह रहा है ना, वही वाली बात कि आप यदि एक हाउस होल्ड में रह रहे हो, तो आप सिर्फ उस हाउस होल्ड की फैसिलिटी अवेल करने के लिए फैमिली मेंबर नहीं होते हो, उस फैमिली को जब आपकी नीड होगी तो आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये ड्यूटी है, उस फैमिली को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो, है ना। तो स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, नेशन क्या है, हमारी फैमिली ही तो है जो हमें इतना कुछ देती है। तो यदि हमारी फैमिली को, हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को जरूरत है हमारी, तो हमारा ये दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसके लिए खड़े हो। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हार्मनी यानी कि सौहार्द, प्यार से रहना, ठीक है, शांति से रहना, ये आपकी ड्यूटी है कि आप हार्मनी को प्रमोट करो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करो, भाईचारे को प्रमोट करो, ठीक है, अमंग ऑल द पीपल ऑफ नेशन। ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं सब, हम हिंदी भाषी तुम तमिल भाषी, हम महाराष्ट्र से तुम गोवा से, हम अलग हैं, है ना, या हम राजस्थान के हैं तुम गुजरात को, हम अलग हैं, ऐसा लड़ते भिड़ते नहीं रहना है। क्या करना है, ब्रदरहुड के साथ, हार्मनी के साथ, सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ, गुड फेथ के साथ हमें रहना है, आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ, एंड टू रिस्पेक्ट दी डिग्निटी ऑफ वुमेन, है ना। आपको ये सारे पॉइंट पढ़कर लग रहा होगा कि कैसा ये मॉरल टाइप की बातें हैं, कैसी ये एथिकल टाइप की बातें हैं, नैतिक शिक्षा है, ये क्या हम बच्चे थोड़ी हैं छोटे जो हमको ऐसी बातें बता रहे हैं, ये तो सबको पता ही है, अनडाउटेडली हम सबको पता है ये सारी बातें, कोई ऐसी अलग थलग बातें नहीं है। लेकिन शायद एक बड़ा वर्ग जो है वो इन सारी बातों को फालतू मानता है, कि यूं कह लें कि आज के समय में ईमानदार होना, अच्छा आदमी होना एक तरह का मजाक का पात्र बनता है, शायद इसलिए लिखना पड़ा होगा, या शायद लोग अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ते होंगे, इसीलिए उस समय की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये चीजें अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना जरूरी है। हो सकता है नेहरू जी की गवर्नमेंट के टाइम या जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय उसकी जरूरत नहीं थी कि इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई 19 साल आप मान लो आजादी से, या 16 साल मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट से, ऐसा लगा होगा उस समय की गवर्नमेंट को कि ये बातें लिखना जरूरी है। एफ यानी कि सिक्स्थ ड्यूटी है, to value and preserve the rich heritage of country's composite culture। हमारा जो डाइवर्स कल्चर है और जो हमारी संपदा है, कौन सी संपदा, हेरिटेज यानी कि वो चीजें जो हमें अपने पुरखों से मिलती हैं, अपने फोर फादर से मिलती हैं, जो हम इनहेरिट करते हैं, या यूं कहें विरासत जिसको हम कहते हैं,
कि हमसे पहले हमारे दादा ने उसको यूज किया होगा, उसके बाद हमारे पिताजी वो यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे बच्चे, उनके बच्चे और आने वाली तमाम जनरेशन्स उसको यूज करेंगी। तो हमारी जो रिच हेरिटेज है और जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है, जो हमारी समृद्ध विरासत है, और जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जब हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, तो इंडियन कल्चर एक बड़ा ही ब्रॉडर टर्म है ना, ठीक है ना। कल्चर में तमाम चीजें आ जाती हैं, म्यूजिक, डांस, टाइप ऑफ फूड, लैंग्वेज, लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह। और इतना लंबा चौड़ा हमारा इतिहास रहा है। 3 फेजेस में हमने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया है। एंशिएंट हिस्ट्री व्हिच वाज dominated by the Hindu religion and its offshoot including Jainism and Buddhism। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारे धर्म एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। देन medieval हिस्ट्री आया which was dominated by the Muslim कल्चर, है ना। मुस्लिम कल्चर आया, टर्किश आया, मंगोल्स आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो सब अपने साथ वहाँ का कल्चर ले आए। पर्शियन आए, अरबिक्स आए, ये सारे कल्चर भी आ गए ऐड होकर इंडिया में। एंड देन केम द यूरोपियंस। तो इंडियन कल्चर की जब हम बात करते हैं तो बड़ा ही कॉम्पोजिट कल्चर है ना। उसके अलावा हमारी डिफरेंट स्टेट्स देखें तो बंगाल का अलग कल्चर है, महाराष्ट्र का अलग है, गोवा का अलग है, केरला का अलग है, कश्मीर का अलग है, या विद इन स्टेट्स भी हम देख लें, मध्य प्रदेश की बात करें तो बुंदेली कल्चर अलग है, बघेली अलग है, मालवा का अलग है। तो कितना ज्यादा डाइवर्स है, कितना कॉम्पोजिट है, और इस पूरी डाइवर्सिटी को हमें बचा कर रखना है। ठीक है, ये जो हेरिटेज है जो हमें अपने फोर फादर्स से प्राप्त हुई है, उसको बचा कर रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, और हो सके तो प्रमोट भी करना है। और जब हम बात हेरिटेज की करते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। भाई जंगल भी तो हमारी संपत्ति है ना, जंगल कोई हमने आपने तो नहीं लगाए होंगे, वो तो चले आ रहे हैं बहुत लंबे एक प्रोसेस के बाद। तो जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब भी तो हमारी हेरिटेज में आता है ना। ठीक है, तो नेचुरल हेरिटेज और जो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व रखना है और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और इसको वैल्यू भी करना है। फाइन, ये कह रहा है 6th ड्यूटी। 7th पर आ जाए। अब 7th स्पेसिफिकली उस नेचुरल हेरिटेज की बात कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन की, अपने वातावरण की। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, rivers and wildlife and have compassion for living creatures। दया की भावना रखें सारे जीवित ऑर्गेनिजम्स पर के लिए। ठीक है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, आप देखो आर्टिकल 51A जी जो है वो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आर्टिकल 21 में भी इस तरह की बात की गई है ना। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था ना कि एक क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। लेकिन राइट टू लाइफ किसके अगेंस्ट एनफोर्सिबल है? स्टेट के। तो ये तो स्टेट की ड्यूटी है आर्टिकल 21 में कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लीन रखे। 51AG में ये कह रहा है कि हमारी भी नागरिकों की भी ये ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, साफ रखें, सुरक्षित रखें, पॉल्यूशन ना फैलाएं। हम अपने घर की गंदगियां नदियों में, नालों में, तालाबों में ना फेंकें। हम यदि कभी जंगल वंगल जाएं और बंदर दिख जाए तो उसको पत्थर ना मारें। हम अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को ना काटें, एक्सेट्रा। ये सब सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है। और हम एक दया का भाव रखें सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए, है ना, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, सबके प्रति समता भाव रखें, दया का भाव रखें, कंपैशन रखें, है ना, सहृदयता रखें।
ये हम सब की ड्यूटी है, ये कह रहा है 51A(G). देन आते हैं H पर। H कह रहा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इस पॉइंट को समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पर्टिकुलर फ्रेज को बहुत यूज करते थे। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है वो सोच जो साइंटिफिक उससे ड्रिवन हो, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर ड्रिवन हो। साइंटिफिक क्या होता है भाई? जिस पर एक रिसर्च की गई हो, है ना, एक रिसर्च के बाद जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो उसको साइंटिफिक कहते हैं ना, है ना। साइंस ऐसे ही तो नहीं इवॉल्व हो जाती हवा में भाई, उसके पीछे थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश होते हैं। कोई भी हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिकल साइंस हो, ये सब एक लंबी चौड़ी जर्नी का पार्ट होते हैं ना, है ना। तो वो साइंटिफिक मिजाज जो है, वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है, वो हम अपने आप में पैदा करें। क्यों? क्योंकि बहुत हद तक हम कहीं ना कहीं रूढ़िवादी थोड़े से है ना, कुछ कुरीतियां जो है या कुछ पुरानी चीजें हैं जो आउटडेटेड हो चुकी है, ऐसी कई चीजें होती हैं। तो समय के साथ बदलाव आवश्यक है, वो बदलाव जो है उसको रिफॉर्म कहते हैं। तो ऐसे बदलाव के टेम्पर को, साइंटिफिक टेम्पर को हम अपने अंदर डेवलप करें, हम साइंटिफिक बातें करें, बेमतलब की इलॉजिकल बातें ना करें, ठीक है, सेंसलेस बेसलेस बातें ना करें, जो रैशनल्स पर बेस्ड हो ऐसी बातें करें, इस तरह का मिजाज रखें, इस तरह की प्रवृत्ति, ऐसा टेम्पर अपने अंदर डेवलप करें। सेकेंडली ह्यूमैनिज्म, यानी कि मानवीयता, इंसानियत जिसको हम कह देते हैं, बड़ा ही आम फहम शब्द है ये, इंसानियत के जज्बे को अपने अंदर रखें, है ना, वो इंसानियत, वो मानवीयता अपने अंदर रखें, इंसान का इंसान से प्रेम हो, सद्भाव हो, दया हो, ये रखें, है ना, ये भी हमारी ड्यूटी है। और इस तरह की जो भी बदलाव है, और एक टर्म लिखा है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है? पता करना, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखना, इनक्यूजिटिवनेस रखना, है ना, वो होती है इंक्वायरी। आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, दैट इज फाइन, लेकिन आप एक उस तरह का नेचर अपना रखें कि आप जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहें, जिज्ञासु रहें, है ना, क्यूरियस रहें, उस तरह की चीजें हमें अंदर रखनी है। ये चार चीजें, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आई, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ट्रेन में जब जाएं तो ट्रेन को क्षति ना पहुंचाएं, है ना। जब सरकारी बसों में आप जा रहे हो तो आप उसकी सीटों पर ब्लेड ना चलाओ, ट्रेन के वॉशरूम में नंबर खंबर ना लिख कर आओ, चित्रकारी ना करो, पिकासो ना बनो, है ना। ताजमहल जाओ तो चाकू लेकर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मत लिखो, ठीक है, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, है ना। गुटखा उटका खाकर सड़कों पर मत थूको, ऑफिस की दीवारों पर मत थूको, ये सारी चीजें काय में आ जाती हैं। सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कचरा मत फैलाओ रोडों पर, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। क्योंकि आप कचरा फैलाओगे तो क्या, आप ही का तो शहर गंदा हो रहा है, आप ही का तो देश गंदा हो रहा है। एक एड देखी होगी आपने आमिर खान वाली, इनक्रेडिबल इंडिया की, अतिथि देवो भवा, उसमें कैसे कैसे हम इंडियंस बिहेव करते हैं। वी आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एज सिटीजन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शायद इसीलिए ये सारी बातें लिखनी पड़ गई। ये तो शर्म की बात है हम सब के लिए कि ये बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी पड़ रही हैं।
कि कम अकलो ना समझो, ये तुम्हारा देश है, इसको साफ सुथरा रखो, ये तुम्हारी हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करो, ये जंगल, ये नदी, ये नाले, ये जानवर, ये सब तुम्हारे हैं, इनको प्रोटेक्ट करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म मत करो। हाँ, बाल्टी और मग्गे चुरा ले जाते हैं लोग रेलवे से, जंजीर में बांध कर रखना पड़ता है, तो दूसरे दिन जंजीर और मग्गा दोनों गायब। किस तरह के लोग हैं हम। और यदि मैं हम कह रहा हूं तो मैं, मेरा मतलब है कि लार्ज इंडियन कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वरना आप उससे लड़ने लग जाओ, अरे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तो कभी मग्गा नहीं चुराया। ठीक है, आपने नहीं चुराया, मैं पर्सनली किसी पर रिमार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल बता रहा हूँ। सोचिए आप, कितनी शर्म की बात है, तो ये सब लिखना पड़ रहा। इतनी सेंसिबिलिटी हम में नहीं है, इतनी गंभीरता हम में नहीं है, इतनी समझ हम में नहीं है कि हम इन चीजों को प्रोटेक्ट करें। All right, next is to promote excellence of individual and collective activity so that nation will rise to higher level. Again, कैसी अजीब सी बात है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इंडिविजुअल एक्सीलेंस को अचीव करो, ये आपकी ड्यूटी है। ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी है कि आप इंडिविजुअल एक्सीलेंस को, आप उत्कृष्ट बनो, आप बढ़िया काम करो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो आप उसमें एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश करो। याद करो बाबा रणछोड़ दास चांचड़ का स्टेटमेंट, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, अपने आप सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन ये बात बाबा रणछोड़ दास के आने के कई साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह चुका था कि गो फॉर एक्सीलेंस, स्ट्रीव फॉर योर इंडिविजुअल एक्सीलेंस एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि आप अकेले तो एक्सीलेंस को अचीव करिए ही करिए, कलेक्टिवली एक टीम वर्क में भी आप अच्छा काम करिए, सब मिलजुल कर अच्छे बनेंगे, गुणवत्ता आएगी, क्वालिटी रहेगी, तो हमारा देश अपने आप राइज करेगा, नेशन नेक्स्ट लेवल पहुंचेगा। देश के सारे साइंटिस्ट साइंटिफिक फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश करेंगे, सारे डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग में, लॉयर्स लीगल फील्ड में, ब्यूरोक्रेट्स गवर्नेंस के फील्ड में, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के फील्ड में एक्सीलेंस का प्रयास करेंगे, तो अपने आप कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना, महज सरकारों के पॉलिसीज बना देने से कंट्रियां डेवलप नहीं होती, सिटीजन्स को भी वो करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप घर में आराम से पलंग पर फैल कर नेटफ्लिक्स देखते रहो और आप सोचो कि हमारा इंडिया अमेरिका की बराबरी करने, या रशिया की, या चाइना की, या जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्री, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी, है ना। वो बात कह रहे हैं 51J, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 51A के स्टार मार्क है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले इस स्टार का मायने समझ लें। ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, है ना, याद आ रहा होगा आपको। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो एडेड आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, है ना। और इस अमेंडमेंट में एक बीपीएसपी भी चेंज किया था, मैं वापस वहां नहीं जा रहा हूं। ये एक ड्यूटी इंपोज की गई थी किस पर, पेरेंट्स या गार्जियंस पर, क्या कि वो अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, एजुकेशन की, शिक्षा का अवसर प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट मैक्सिमम क्या कर सकती, स्कूल खोल सकती है, उस स्कूल में फी नहीं लेगी, और ज्यादा है तो आपको किताबें फ्री में दे देगी, और ज्यादा है तो मिड डे मील दे देगी। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। वो स्कूल आपको कौन भेजेगा, आपके पेरेंट्स भेजेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो एज ग्रुप है ना 6 से 14 साल, ये छोटे बच्चे हैं, इनकी समझ डेवलप नहीं हुई है, ये खुद से स्कूल नहीं जा पाएंगे, इनको पता भी नहीं होगा शायद स्कूल जैसा कुछ होता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी है पेरेंट्स की या फिर गार्डियंस की, कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एजुकेशन की,
स्कूल भेजें अपने बच्चों को। ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है।